नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण किसानों के अरमानों पर भी पानी फिर गया। अब किसानों को समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से जिनकी फसल खराब हो गई है। नाम अवधेश कुमार, गांव नंगला भगोरी, नया गांव खुर्द। बाल खराब हो गई हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और भैंसों के लिए भी कुछ भी नहीं है चारा। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ मुआवजे की रिक्वेस्ट की जाए। चलते समय काम कर रहे हैं, काट कर डाल दो सर, सरी और आम चढ़ना है। बहुत परेशान है सर। दसना तो फसल पकाई खड़ी है, सब उपज चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी छा चुकी है। क्या करें वो सब। अब बारिश के बाद किसान क्या करें कि जो थोड़ी फसल बची है उसको बचाया जा सके। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बारिश होने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल हो गई तबाह। खेतों में बारिश का पानी भरने से तैरने लगी फसलें। बारिश के कारण किसानों को हुआ भारी नुकसान। बाजरा सिट्टों में उगने लगा। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। किसानों के चेहरे पर इस बारिश ने डाल दी है चिंता की लकीरें। अपने राज्य में पिछले दिनों बारिश कहर बनकर बरसी, जिसके कारण किसानों की कटाई की गई और खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ। खड़ी फसलों में पानी भर गया और कटाई की गई फसलें पानी में तैरने लगी। कई क्षेत्रों में तो बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसलें बारिश के कारण खत्म हो गईं। खराब हुई फसलों को लेकर किसान है काफी चिंतित हैं और किसानों को चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि किसानों को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला था और इस पर इस बारिश ने पानी फेर दिया। किसान काफी हैरान है और परेशान है। किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से खेत तैयारी करके बुआई, खाद, उर्वरक और दवाएं डालकर बड़ी मेहनत से फसलों को तैयार किया और बारिश के कारण से फसलें चौपट हो गईं। अब किसान अपनी आजीविका चलाए तो कैसे चलाए। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है कि यदि सरकार से मुआवजा मिल जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल जाए। किसान भाइयों, यदि आप कुछ उपायों को करते हैं तो थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जिन खेतों में पानी भरा है वे किसान अपने खेतों से पानी को तुरंत निकालने की व्यवस्था करें। बारिश से भीगी फसलों को फैलाकर धूप में सूखने देवें, ताकि फसलों में उगने और गलने की समस्या से बचाया जा सके। बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसलों को सीधे नमी वाले स्थान पर इकट्ठा नहीं करें, वरना फसलों में नमी आ सकती है। और फसलों को सूखने के तुरंत बाद थ्रेसिंग करवा लें और सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। जिन किसानों ने बाजरे की कटाई कर ली है वे किसान कड़बी को फैलाकर सूखा लेवे, वरना कड़बी खराब हो जाएंगी और पशुओं को खिलाने लायक नहीं रहेंगी। इसके साथ ही मूंग, उड़द, सोयाबीन के चारे को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। किसान भाइयों, यदि आपने फसलों की कटाई कर ली है तो आप इस बारिश की नमी को संरक्षित करते हुए रबी की फसलों के लिए खेत तैयार कर लेवे, ताकि बारानी, तारा, मीरानी, सरसों, चने की बुआई की जा सके और आने वाले समय में इन फसलों से अच्छी उपज ली जा सके। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी खासी आय कमाते हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान गोभी वर्गीय सब्जियों में ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल में अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार से करें उन्नत तकनीक से ब्रोकली की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर।
किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। इस फसल को किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार ये देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा पालम समृद्धि ये सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी बंदा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आप
आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाजार में उपलब्ध है उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली फूलगोभी बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों, हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 77 से 91% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 46 से 68% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मोगरा, गुलदाउदी और चमेली की कलम लगाएं। कलम में IBA 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर भिगोएं, फिर क्यारियों में लगाएं। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरसों की उन्नत किस्मों के बीज किसानों को बेचे जा रहे हैं। इस दौरान किसानों को सरसों की उन्नत तकनीकी की जानकारी भी दी जाएगी, अतः किसान इसमें शामिल होकर लाभ उठाएं। अगले सप्ताह आगामी दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए रसायनों का प्रयोग न करें। खरीफ फसलों की कटाई को कुछ दिनों के लिए स्थगित करें। पहले से कटी हुई फसल को सुरक्षित और ढके हुए स्थान पर रखें। नींबू वर्गीय फलों में पत्ती खाने वाली सुंडी नींबू की तितली के नियंत्रण के लिए 1.5 मिलीलीटर डाइमिथेट प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। साफ मौसम में पपीते की पत्ती कर्ल और मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को खेत से हटा दें और रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में गलघोंटू, खुरपका और मुंहपका और लंगड़ा बुखार के लिए टीकाकरण करवाएं। पशु गृह में फिनाइल और मच्छर एवं मक्खी नाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। लंपी रोग के लक्षण दिखाई देने पर निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमारा, जिला करौली के कृषक कृष्णकांत ने। आप जामुन के पौध रोपाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं।
तो कृष्णकांत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और हमारे बहुत से किसान भाइयों ने कई प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण का मन बना लिया है और कई किसान भाई हमारे वृक्षारोपण कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जामुन फलदार वृक्ष के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से शुरू से ही हमारे जीवन का अंग रहा है और इसकी उत्पत्ति भी हमारे भारतवर्ष में ही हुई है। जैसा कि वैज्ञानिक खेती करने के पूर्व यह हमको जानकारी होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी किस्में हमको लगाना चाहिए, जिसमें राजा नाम की जो किस्म है इसका फल का आकार बड़ा होता है। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG45 और CISHG37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। जामुन की ये जो आपकी किस्में और जो प्राप्त करने हैं पौधे, आप विश्वसनीय नर्सरी से ही अपने को प्राप्त करना चाहिए। और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। अब हम खाद डालने के बाद जो है पौध का रोपण करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। पौधरोपण करते समय और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिट्टी को
अच्छे से दबा दें। अब पौधरोपण के बाद तो तुरंत हमको सिंचाई भी उसमें कर देना चाहिए, जिससे तुरंत उनकी जड़ों को पानी मिल जाता है, तो पौधे बहुत जल्दी आपके जो है स्थापित हो जाते हैं और इसमें मरने की संभावना को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हमने बहुत प्रेम पूर्वक पौधरोपण कर दिया है और पौधे यदि बड़े हैं तो गिरने लगते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप पौधे लगाए हैं तो एक बांस की डंडी पौधे की सपोर्ट के लिए आप जरूर लगा दें, जिससे पौधा सीधा खड़ा रहेगा। तो आप इसमें जरूर लगाएं। तो किसान भाइयों, पौधरोपण करते समय यदि इन सावधानियों को हम ध्यान रखते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके पौधे कभी मर नहीं सकता। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।